So, good morning everyone. Now we start our the last class of PYQ regarding the constitutional law of India. Till now we covered the two classes of the constitutional law of India, and that is the last class for a UGC NET law test series. It's the last class. So the first question is judicial review of an administrative action means. What's the meaning of the judicial review? Review by parliament, government, legislative assembly and judiciary. That is the judiciary. Not judicial review is the power which only vested with the judiciary. Not parliament, not government, not legislative assembly. Second question is in which of the following case Supreme Court held that Audi Ultim Partem rule is the essence of enforced equality clause or in Article 14 and it is applicable not only to quasi-judicial bodies but to the administrative order adversely affecting the parties in question. The thing is said that ki Audi Ultim Partem, which is the essence of Article 14, is apply judicial bodies, quasi-judicial bodies and the administrative bodies. So that was held in a Delhi Transport Corporation versus DTC Mazdoor Union. That is a case where we more emphasize on a Audi Ultim Partem. Whenever the Audi Ultim Partem word come, you just go with the Delhi Transport Corporation versus DTC and Mazdoor Union. So if you, I tell you in a class of administrative law that ki administrative law के अंदर हम they are not bound with the CPC and CRPC at all. प्रोसीजर लॉ से वो बाउंड नहीं है, लेकिन नेचुरल जस्टिस के जो फंक्शंस होंगे, फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, दे आर बाउंड विद दैट. तो उसमें ऑडी अल्टरम पार्टम इज अ प्राइम फंक्शंस व्हिच दे आर बाउंड टू दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एंड द क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. कौन सा सही नहीं है. बी वेरी स्पेसिफिक विद दैट इन यूजीसी नेट एग्जाम कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट नहीं पूछ रहा है. तो कौन सा सही नहीं है, इट मीन्स कौन सा गलत है. जुडिशियल रिव्यू टेंड टू एलिवेट जुडिशरी टू रैंक ऑफ द सुपर लेजिस्लेचर. दैट इज समहाउ राइट कि जुडिशरी कैन बी सेड दैट द सुपर फ्रॉम द लेजिस्लेचर. सुपर लेजिस्लेचर है जो सारे लॉज को चेकआउट करता है. The scope of judicial review is limited as it emphasizes on the procedure established by law rather than the procedure of law. It's like that जब भी जुडिशियल रिव्यू की पावर आप एक्सरसाइज करेंगे तो प्रोसीजर पावर से एस्टेब्लिश ज़्यादा होगी, प्रोसीजरल पावर से कम होगी. इट मीन्स दैट दे आर बाउंड बाय द लॉ ऑफ अ सब्सटेंटिव नेचर, नॉट बाय द प्रोसीजरल लॉ. कि किस तरीके से वो रिव्यू होगा इससे वो बाउंड नहीं है. इससे जरूर बाउंड है कि कब कब वो रिव्यू कर सकते हैं. सब्सटेंटिव लॉ बाउंड है और दैट इज ऑलवेज भी कॉमन विद दैट कि हम प्रोसीजरल लॉ से बाउंड जुडिशरी है ही नहीं. प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस. ठीक है जी. एस्टेब्लिश्ड लॉ से जरूर बाउंड है. सो दैट इज आल्सो राइट. जुडिशियल रिव्यू इज इंडिस्पेंसिबल टू अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. दैट इज आल्सो भी राइट. Last is about judicial review does not include judicial competency to review executive enforcement of legislative enactment. That is wrong. कि judicial review executive actions को नहीं review कर सकती. That is wrong. Judicial review can review any action of a legislature, judiciary, even the executive. लोअर जुडिशरी भी अगर कोई गलत चीज गलत करती है फिर कोई भी एक्शन लेती है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में व्यू कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा सही है, गलत नहीं, कौन सा सही है. सो फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ एंड इज ओनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. इट कैन नॉट कंट्रोल द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. दैट इज राइट कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है पब्लिक लॉ की ब्रांच है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पार्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को कंट्रोल नहीं करता. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अपने आप में अलग से सुप्रीम लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ समहाउ टच द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. जो पॉलिटिक पोर्शन है ना कि पार्लियामेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, स्टेट असेंबली कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, हाउ दे इलेक्ट, हाउ द वर्क, व्हाट आर दे वर्क, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उनका. तो ये वाला ए तो ठीक है ही. और हम चेक कर लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ प्राइवेट लॉ. दैट इज रॉन्ग. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ कंप्लीट पब्लिक लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंडिपेंडेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करेगा वो. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नाइदर द ब्रांच ऑफ पब्लिक नॉर अ प्राइवेट बट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी बात गलत है. तो ए इज द आंसर. ओके. Then which of the following acts shall be amended as per the section 58 of the Lokpal and Lokayukt Act 2013. अच्छा, अब हमें जैसे सेक्शन 58 भी नहीं पता. ये पूछ रहा है कि जब हमने सेक्शन 58 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट को अमेंड करा तो और कौन से एक्ट भी उसके साथ चेंज होंगे. तो वी जस्ट चेक आउट द सिमिलरिटी. अगर मैं लोकपाल की बात करूँ तो इंडिया में लोकपाल कौन कौन से हैं. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन,
ओम्बड्समैन, इंक्वायरी कमेटीज, एंड बस ओनली दैट, दीज आर द संभाव वर्क एज अ लोकपाल, जो लोकपाल के आने से पहले लोकपाल जैसा काम करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो सीपीसी तो बिल्कुल अमेंड नहीं होगा, चाहे लोकपाल में कुछ भी हो। सीबीआई एक्ट का भी कहीं कोई रेलिवेंस नहीं बनती भाई, वो तो एक अलग से इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, लाइक अ पुलिस एंड लाइक अदर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी विच आर डूइंग फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस एंड अदर थिंग्स। सो टू एक्ट आर लेफ्ट, सेंट्रल विजिलेंस एंड द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। तो 1 and 2 आर द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है अगर मैं एलिमिनेशन राउंड को, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो है, ये तो हम श्योर हैं, तो आंसर इज 2, 2 तो आना ही है। अब 2 देखो, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, अगर मैं 2D चुनता हूं तो सीपीसी कतई नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इज द assertion reason question. Administrative law is branch of public law in contradiction to the private law. Administrative law is a branch of public law in contradiction to private law. नहीं, प्राइवेट लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में तो नहीं होता, दैट इज रॉन्ग। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इंटर से, नहीं, इंडिविजुअल्स में भी वो डील नहीं करता। सो दीज बोथ आर रॉन्ग, बट द आंसर इज नॉट, इसमें तो देखो आई थिंक द ऑप्शंस आर रॉन्ग हेयर। आई पर्सनली बिलीव, देखो प्राइवेट लॉ से तो वो डील करता ही नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इससे कोई मतलब नहीं है। अब प्राइवेट लॉ से वो कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो आई थिंक आंसर इज रॉन्ग इन दिस केस, बोथ ए एंड आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, आई पर्सनली बिलीव। फिर भी अगर इसमें आपको चॉइस आउट करना है तो यू विल गो विद द सी, कि देखो ये वाला आर तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है, इंडिविजुअल से उसे कोई मतलब नहीं कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप कैसा है। हाँ, इट क्वाइट पॉसिबल कि प्राइवेट लॉ कई बार कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही प्रिवेल करेगा, प्राइवेट लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। तो ए समहाउ सी समहाउ कैन बी करेक्ट, बट कंप्लीटली ये करेक्ट नहीं है, दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लीगल डिसिप्लिन in India came to be recognized in the mid of, देखो mid of which century, if I go with the administrative law, तो अगर कहीं ना कहीं हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ज़्यादा प्रिवेल करा है, इससे पहले दे वे आर नॉट एज मच कंसर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो द 20th सेंचुरी, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो 20th सेंचुरी में हमें मिला। सेंचुरीज मतलब जैसे हम कहेंगे ना, अब जो हम चल रहे हैं हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, तो 2000 से लेके एंड what will that 2000 नहीं 2100 तक, 2100 तक हम 20th सेंचुरी में, जैसे 2100 का अगला पीरियड स्टार्ट होगा तो हम 22nd सेंचुरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो 1900 से लेके 2000 तक वाला जो टाइम पीरियड था वो 20th सेंचुरी था। नेक्स्ट इज अबाउट नेचुरल जस्टिस ऑफ नेचर वेयर द लॉइन डेवर द लैम्प and the tiger feed upon the antipole. Listen it very carefully. Natural justice is the justice of the nature. Natural justice जो है नेचर का न्याय है, जहाँ पे लॉइन डाइवर्स द लैम्प एंड द टाइगर फीड द एंटीपोल, जहाँ पे शेर जो है लैम्प लाइक हिरन लोमड़ी को खा सकता है। That is not a natural justice at all. That is the rule of nature. One thing very clear with that. That is the टेंडेंसी ऑफ अ नेचर, कि शेर हिरन को खाएगा, ये बात ठीक है, ये पर न्याय नहीं है। इट्स नॉट अ जस्टिस एट ऑल। क्लियर विद दैट? जस्टिस दैट एवरीवन हैज अ लिव देयर लाइफ एज दे वांट विदाउट हार्म टू एनीवन। इफ दे गोइंग टू हार्म नाइदर दे आर सिविलाइज। जस्टिस तो सिविलाइजेशन का नाम है। अगर सिविलाइज नहीं है, हम एक दूसरे को मार रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यही प्रकृति का नियम है, माइट इज राइट जहां आ जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला लॉ जहां आ जाएगा ना, वहां न्याय और सिविलाइजेशन दोनों अलग हट जाते हैं। जहां पे न्याय आ गया, नेचुरल जस्टिस आ गया, वहां पे माइट इज राइट नहीं होता, राइट इज राइट होता है। ठीक है, सो ए इज अ कंप्लीटली रॉन्ग।
above statement is taken from the Union of India versus तुलसीराम पटेल. जब ऊपर की स्टेटमेंट ही गलत है तो केस तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा. सो बोथ ए एंड आर इज इनकरेक्ट हेयर. क्लियर? जब मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट ही गलत है तो वो कह रहा है किसी केस में आई है, इस किसी केस में आई नहीं सकती जब वो, तो बोथ ए एंड आर इज इनकरेक्ट. क्लियर? चलो नेक्स्ट इज अ मैच द फॉलोइंग इज दैट फर्स्ट इज रेस जुडिकाटा. तो देखो जब भी आए एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हम रेस जुडिकाटा को ले जाएंगे. लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन. Next is about the promissory estoppel. Promissory estoppel is going with the Monet Ispat and Engineer Energy Limited versus Union of India, and locus standi go with the Motilal Padampat Sugar Mills versus State of Uttar Pradesh. So if I go with that कि मुझे A तो पता ही था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो A एक बार देखते हैं हम A कितनी जगह है. A सिर्फ एक जगह है. C इसी से ही हम आंसर का रिकॉग्नाइज कर लेते. ठीक है, तो एटलीस्ट आपको जब मैच द फॉलोइंग आएंगे एक दो आंसर भी पता होंगे, देन इट क्वाइट चांसेस कि आप फिर भी उसे करेक्ट कर दें. ठीक है, एसपी गुप्ता ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, दैट इज द केस सीरीज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई ऑफ इन इंडिया. नाउ वी कम विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड फॉर जुडिशियली अटैकिंग द एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. की एडमिनिस्ट्रेटिव की जुडिशरी पे कब अटैक करे, मतलब व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज देयर पावर इन एक्साइज, मतलब एक्सेसिव वे में वो अपनी पावर को यूज करते हैं. अल्ट्रा वायरस लॉ करेंगे तो मतलब अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर यूज कर रहे हैं तो भी वो गलत है. मेलाफाइड इंटेंशन तो गलत है. आर्बिट्रेरीनेस करेंगे, आर्बिट्रेरी मैनर में करेंगे तो गलत है, और इररिलेवेंट कंसिडरेशन में करेंगे तो गलत है. तो इन चारों पॉइंट्स पे जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को कट आउट कर सकती है, नोट डाउन कर सकती है. दैट इज द ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट इज द रिट ऑफ सर्च्योरारी कैन बी इश्यू टू कॉज एक्शन विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर. अब प्रिंसिपल आर हेल्ड. सर्च्योरारी का यूज हम ना केवल जुडिशियल एक्शंस के लिए बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए भी कर सकते हैं. ये पॉइंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि सर्च्योरारी कैन बी यूज फॉर द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इन बोथ ऑल ऑफ देम. सो द आंसर इज ए के करीपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. विच इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ जुडिशियल मेंबर ऑफ अ लोकपाल. लोकपाल के होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए? पार्लियामेंट मेंबर तो नहीं चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं चाहिए, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज भी नहीं चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चाहिए. ठीक है, ठीक है, दैट इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस. आई थिंक इट्स रॉन्ग. लोकपाल, लोकायुक्त, लोकपाल फॉर अ सेंटर, रिटायर्ड चीफ जस्टिस आई थिंक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, है ना? है ना, क्योंकि लोग अगर यहाँ पे लोकायुक्त होता तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चल जाता. यहाँ पे रिटायर्ड, इसको हम एक बार चेकआउट कर लेंगे, है ना. पर सुप्रीम कोर्ट आई थिंक विल बी द क्वालिफिकेशन, क्योंकि लोकपाल इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल लोकपाल, है ना. लोकायुक्त होता है स्टेट के लिए. ठीक है, चलो इसे हम एक बार देख लेंगे, बट द आंसर इज डी. लोकपाल सेंटर के लिए सर? हाँ, लोकपाल सेंटर के लिए, और लोकायुक्त स्टेट के लिए? लोकायुक्त स्टेट के लिए. हाँ तो सुप्रीम कोर्ट आएगा आई थिंक. आई विल चेक इट इन अ नेक्स्ट क्लास. आई विल बी करेक्ट दैट थिंग. In application of a principle of nemo debit proedum causa bis vexaria which inquire are relevant. It's simply like that no one can be troubled more than once. ठीक है, रेस जुडिकाटा का मेन पर्पस था ये. सो दैट व्हाट इंक्वायर्स मतलब कौन सी चीज़ से रिलेवेंट करती है. वेदर अक्यूज्ड इज नॉट इन अ जियोपार्डी ऑन द फर्स्ट इंडिस्टमेंट. वेदर अक्यूज इज नॉट इन अ जियोपार्डी, नो इट्स नॉट रिलेवेंट कि अक्यूज को पहली बार में सजा हुई या नहीं, इट्स नॉट रिलेवेंट. वेदर देयर वाज अ फाइनल वर्डिक्ट, इट रिक्वायर्ड कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये कह रही है कि नो वन कैन बी ट्रबल्ड मोर देन वंस.
एक व्यक्ति को एक केस में एक ही बार सजा मिल सकती है, लेकिन एक केस में वो फाइनल वर्डिक्ट उसका आ चुका हो, ओनली देन यू कैन नॉट फाइल द सेकेंड केस। ठीक है, तो ये रेस मैंने बताया कि रेस जुडिकाटा वाला प्रोविजन है, तो रेस जुडिकाटा में वो बाइंड अप हो चुका हो केस। whether the previous charge was not same as the present one, अगर previous charge और another charge are the different, तो फिर तो दोबारा केस हो सकता है। whether statute direct not to have the second trial, no it's not a thing, statute ऐसा कुछ नहीं बताता कि first trial और second trial का requirement है, statute just give the remedy with themselves। in which of the following case, answer is a here is a B, ठीक है। In which of the following case underwritten quotation to be taken, principle of natural justice must be read into the provision of law? It's one thing is very clear with that कि on a name of a natural justice you cannot be restrict out the manifested law। आप manifested law को दरकिनार नहीं कर सकते ये कह के कि हम natural justice यूज कर रहे हैं, because first you have to follow the manifested law। natural justice तो lack of law के केस में यूज होगा, clear? So that thing are held with the state of UP versus Vijay Kumar। But another thing, another thing I want to be add in this कि on a requirement of a natural justice you cannot be prevail the procedural law। procedural law को तो आप सब साइड आउट कर सकते हैं, requirement of natural justice regard to serve justice, लेकिन substantive law को साइड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। So that thing are held in the state of UP versus Vijay Kumar Tripati। Next question is about the biasness। So first is a personal bias। personal bias case are directly go with the Manak Lal versus Dr. Premchand। then is the pecuniary bias Krishna Bus Service Private Limited versus State of Haryana। and subject matter bias are G Nageshwar Rao versus APS RTC। and departmental bias going to Jijabai versus collector। so the answer is a 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, that is C, okay। Next question, discretion when applied to a court of justice means, so discretion guided by the law, it must be governed by rule not by rumor, it must not be arbitrary, vague, fanciful but legal and regular, the observation was made। ये थोड़ा सा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि व्हाट द थिंग्स आर हेल्ड। डिस्क्रिशन की इन्होंने एक लिमिटेशन बताई कि सपोज इफ आई वेस्टेड सम ऑफ द पावर टू द कोर्ट एज अ डिस्क्रिशनरी पावर, कि इस केस में सब्जेक्ट मैटर में कोर्ट की मर्जी रहती है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तो वो क्या डिसीजन लेगी। डेफिनेटली इट कैन बी इन अ हैंड ऑफ अ कोर्ट, लेकिन कोर्ट की मर्जी को हम इतना ब्रॉड नहीं ले सकते कि कोर्ट कुछ भी कर ले। कोर्ट जो कुछ भी करे लॉ के दायरे में रहते हुए करे, अंडर द रूल करे, र्यूमर के बेस्ड पे ना करे, आर्बिट्रेरी मैनर पे ना करे, और जस्ट इन अ रेगुलर और इन अ फैंसी वे, इन अ नॉट इन अ फैंसी सॉरी रेगुलर एंड इन अ लीगल मैनर में वो सारी चीजें करे। क्लियर? दैट थिंग आर हेल्ड इन रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया। तो ये वाली जो कोटेशंस थी विच आर हेल्ड इन दैट केस, यू हैव टू बी मेमोराइज दैट थिंग आल्सो, कि ये चीज भी आ सकती है कि डिस्क्रिशनरी की जो पावर है वो कितनी वास्ट है। वो डेफिनेटली इन अ वास्ट कोर्ट कैन डू एनीथिंग बट नॉट इन आर रीजनेबल हो, आर्बिट्रेरी मैनर में ना हो। Next is about the match the following of the sections: composition, establishment and term of chairman, lokpal and if we go with these clause, तो यहाँ पे देखो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट था तो पहले लोकपाल के बारे में होगा, तो लोकपाल 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 एक ही जगह है लोकायुक्ता। तो स्टार्टिंग के सेक्शन तो थे लोकपाल के, बाकी के बाद के थे लोकायुक्ता के। तो सबसे एंड में यहाँ पे कौन आ रहा है? 63, तो लोकायुक्ता तो 63 में चला गया। क्लियर विद दैट? ये समझे मैंने कैसे रेक्टिफाई करा कि भाई लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है, लोकपाल के सेक्शन स्टार्टिंग में थे, लोकायुक्ता के एंड में थे, तो लोकायुक्ता का क्लॉज हम भेज देंगे सीधे 63 में। नाउ वी गो विद द कंपोजिशन ऑफ लोकपाल, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मेंबर एंड नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर। सो टर्म आर डिफाइंड इन द 6, कंपोजिशन आर डिफाइंड इन द 32 एंड रिमूवल आर इन द 37। रिमूवल ऑलवेज बी द लास्ट। एक चीज हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो रिमूवल की जहां पे कहीं बात होती है पहले टर्म आ जाती है, कंपोजिशन आ जाती है, पावर वावर सारी चीजें आ जाएंगी, लास्ट में रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन आता है, तो दैट इज द 37।
तो दो हमें पता चल गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकायुक्त और डी 37 इज दैट रिमूवल ऑफ अ लोकपाल। तो बी का फोर देखते हैं अब हमारे कितने आंसर्स में है। बी का फोर एक में ही है, हम इसी से इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। आंसर इज 1 4 2 3। डिड यू गेट दैट पॉइंट? थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि भाई लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है, लोकपाल उसमें पहले लिखे होंगे, लोकायुक्ता के बारे में बाद में होगा। बाद वाला सबसे सेक्शन यहाँ पे 63 और लोकायुक्ता का एक ही सेक्शन पूछा हुआ, तो 63 होगा बी का। तो बी का 4 हमने देखा एक ही उसमें, तो आंसर इज दैट इज बी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Now we go with the another second last question is that third last, sorry. The appointment of chairperson of Lokpal shall be made by the president after obtaining the recommendation of a selected committee consisting it. Selected committee कौन सी है? पीएम होते हैं, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होते ही हैं, पर इसमें अपोजिशन का लीडर नहीं है। पीएम है, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। अच्छा, जस्टिस साहब मिस हैं इसमें। पीएम साहब है, लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ऑफ द पीपल एंड वन इमिनेंट जुरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन सीजीआई इसमें भी मिसिंग है। यहाँ पे पीएम हो गया, स्पीकर ऑफ द हाउस हो गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया एंड नॉमिनेटेड जज बाय द प्रेसिडेंट हो गया। तो दीज आर द कंप्लीट कमेटी। आंसर इज अ डी। ठीक, चलो नेक्स्ट इज अबाउट द मैच द फॉलोइंग। इट्स अ केस एंड द हेल्डिंग बिटवीन देम। So first we go with the held. The inquiry was vitiated as class 4th employee has to defend himself against officers, hence denial of the principle of justice. It says that inquiry vitiated as a class 4th employee to defend himself against the officers, hence denial of the principle of justice. If the inquiry has been vitiated, inquiry has been ruined by any officers, it also be a denial of a principle justice and can be a defend. If we use that as a defend, so it's a denial of justice. कि अगर किसी वजह से इंक्वायरी खराब हो जाती है तो उसे आप इस तरीके से ले सकते कि वो आपका डिफेंस रहे। क्लियर? सो दैट थिंग आर हेल्ड इन द भगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ HP. Vitiation of an inquiry can never be a defense. इट क्वाइट पॉसिबल कि लेक ऑफ एविडेंसेस, लेक ऑफ विटनेसेस पे बंदा छूट जाता है या फिर एक्यूज पे हमें प्रॉपर प्रूव नहीं मिल पाता, बट विशिएशन कैन नॉट बी अ डिफेंस। कि आप ये नहीं कह सकते, इट आर इन अ कंसेप्ट ऑफ अ कोर्ट कि कोर्ट विल डिसाइड हाउ मच द फैक्ट आर प्रूव्ड और नॉट। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन बी एग्जेम्प्टेड फॉर सिक्योरिटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट एंड गर्ल कुड बी टेस्टिफाइड इन द absence of miscreants. Principle of natural justice can be exempt for the security of girl student. That is right कि natural justice को आप exempt कर सकते हैं गर्ल की safety के लिए, and girl could be testified in the absence of miscreants. Let me search the meaning of miscreant. Wait, I didn't understand. Did you get that thing, miscreant? Yes, sir. अच्छा, miscreant means something who is doing something wrong. तो ये कह रहे हैं कि हम गर्ल्स की सेफ्टी के लिए नेचुरल जस्टिस को दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन उस केस में गर्ल्स का प्राइमा फेसाई केस उसके अगेंस्ट ना हो। गर्ल्स आर कम विद अ क्लीन हैंड और जो एविडेंसेस करंट में अवेलेबल हैं वो गर्ल्स के अगेंस्ट ना हो। सो दैट थिंग आर हेल्ड इन द हीरानाथ मिश्रा वर्सेस राजेंद्र कौर मेडिकल कॉलेज। Okay, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द नो डेप्रिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट इंजॉयड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट गिविंग इन opportunity of being heard. कि because of a person is a public servant we cannot be denied to give him the possibility of a hearing. तो चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है उसके की भी हम एक बार उसके बाद भी सुनेंगे। सिंपल इज द ऑर्डियल टर्म पार्टम। HL ट्रेहन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट रिजिड फॉर्म ऑफ अनचेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, दे हैव टू बी टॉलरेटेड टू सूट इन अ नेचर ऑफ प्रोसीडिंग। नेचुरल जस्टिस आर नॉट दैट मच रिजिड। नेचुरल जस्टिस तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि जो भी कुछ हो बेटर ऑफ अ केस हो, बेटर ऑफ द पार्टी हो। ठीक है, एग्रीव्ड ना निकले कोई उस पार्टी से। सो दैट थिंग आर हेल्ड इन AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज 2143। 2143 इज अ A. thank you, sir. Last question is left that a statute confer discretionary power on a official for is used denoting expression like reasonable हो,
ठीक है, आप कभी भी डिस्क्रिप्शन पावर यूज करेंगे तो रीजनेबल मैनर में करेंगे, अप्रोप्रिएट मैनर में यूज करेंगे, इक्विटेबल हो और सफिशिएंट हो. सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज 1 2 3. क्लियर? चलो यहाँ से कोई डाउट? वट एवर द मैच द फॉलोइंग वी आर डन टूडे, यू हैव टू बी मेमोराइज एवरीथिंग. हो सकता है कि इन्हीं में से कोई केस आए या फिर इन्हीं में से किसी केस की हेल्डिंग आए. ठीक है, सो एवरीथिंग यू नीड टू बी मेमोराइज. ओके देन, हाँ जी. चलो ओके देन, बाय.